दोस्तों, एज अ परचेज़र, एज अ बायर, अब आपको एक नया टैक्स उसके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। अगर आप परचेज़ करते हैं तो अब आपके लिए एक नए टैक्स की ओर मुसीबत बढ़ने वाली है, यानी कि एक नया कंप्लायंस आपका बढ़ने वाला है। क्या है ये कंप्लायंस, कैसे आप जानेंगे कि ये आप पर एप्लीकेबल है या नहीं है, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हालांकि हम एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि आप इस टैक्स को डिफ़र कीजिए, क्योंकि अभी एक नया बर्डन लेने के लिए जो है टैक्स पेयर तैयार नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट भी की जा रही है। अब हमें समझना होगा कि ये टैक्स क्या है, ताकि हम पहले से इसकी प्रिपरेशन करके रखें। क्या प्रिपरेशन आपको करनी है वो भी हम जानेंगे। चलिए पहले समझ लेते हैं कि अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो अब आपके लिए क्या नई मुसीबत आने वाली है। जी हाँ, ये नया जो सेक्शन है 194Q, ये कब आप पर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि अगर आप बिज़नेस में हैं तो जाहिर सी बात आप परचेज़ कर ही रहे होंगे, लेकिन सभी केसेस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। केवल किन केसेस में ये एप्लीकेबल रहेगा वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए, एनी पर्सन बीइंग अ बायर, पहले हम बात करेंगे किसके लिए एप्लीकेबल है। ये बायर के लिए एप्लीकेबल है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट, जो भी बायर पेमेंट करता है एक रेजिडेंट सेलर को, तो सेलर हमारा रेजिडेंट होना चाहिए, यानी कि अगर वो रेजिडेंट नहीं है, सेलर आपका रेजिडेंट नहीं है, इंडियन रेजिडेंट नहीं है, तो फिर आपको ये सेक्शन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब हम यहाँ पे ये भी जानेंगे कि बायर, कौन से बायर पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। तो एनी पर्सन जो कि बायर है और इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू रेजिडेंट, यानी कि रेजिडेंट सेलर होगा, तभी आप ये सेक्शन फॉलो करेंगे। हेयर आफ्टर इन दिस सेक्शन रेफर्ड एज द सेलर, तो सेलर रेजिडेंट रहेगा। तो बायर पे करेगा फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, कोई भी गुड्स हो सकते हैं, कोई गुड्स यहाँ पे पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब नहीं किए गए। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू, जिनकी वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ इन एनी प्रीवियस ईयर। तो अगर आपका परचेज, आपकी जो परचेज है उन गुड्स की, उसकी वैल्यू या एग्रीगेट ऑफ वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम टू द अकाउंट ऑफ सेलर, और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ बाय एनी मोड विच एवर इज अर्लियर, तो आप उसके अकाउंट में कर रहे हैं, उसके नाम पे कर रहे हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो भी अर्लियर है, एट द टाइम ऑफ परचेज या एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो भी अर्लियर है, आप डिडक्ट करेंगे अमाउंट इक्वल टू 0.1% ऑफ द सम एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज़ एज इनकम टैक्स। तो आपको ये चीज़ें आई होप समझ में आ गई है। अगर वैल्यू किसी भी सेलर को, जो कि एक सेलर रेजिडेंट है, उसको आप पेमेंट कर रही है, या तो उसके नाम पे जब आप एंट्री करते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, आप TDS डिडक्ट करेंगे 0.1% के रेट से। किस वैल्यू पर करेंगे, एक किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आप 50 लाख से ज़्यादा की वैल्यू की परचेज़ कर रहे हैं, तो उस 50 लाख से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल 55 लाख की कर रहे हैं, तो 50 से ऊपर जितना भी है 5 लाख, उस पर आप TDS डिडक्ट करेंगे। सेम ये सेक्शन आपको याद आ रहा होगा TCS वाला। TCS वाले केस में भी एज अ सेलर आप TCS कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एज अ बायर आपको TDS डिडक्ट करना है। तो यहाँ तक अभी तक हमें सारी चीज़ें क्लियर है कि बायर को डिडक्ट करना है। अब यहाँ पे बायर कौन है, कब आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा, वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बायर का मतलब है अ पर्सन हुज टोटल सेल, ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 10 करोड़ रुपीज़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर immediately preceding the financial year in which the purchase of goods is carried out। तो जिस ईयर में आपकी परचेज हुई है 50 लाख से ऊपर की वैल्यू की, उससे पिछले साल में, उससे प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी सेल, आपका ग्रोस रिसिप्ट या टर्नओवर आपके बिजनेस से 10 करोड़ का है या उससे अधिक है, सॉरी एक्सीडिंग 10 करोड़ है अगर आपकी सेल या आपकी ग्रोस रिसिप्ट,
तो उस केस में आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। इस ईयर में अगर आपकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा की होने वाली है, आपको पता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 10 करोड़ से ज़्यादा की सेल है, तभी आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अगर इस ईयर में मान लीजिए आपकी जो परचेज़ है वो 50 लाख से ऊपर की है, लेकिन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में यानी कि इससे पहले फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी 5 करोड़ की सेल है, तो आप पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन ये है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपकी सेल 10 करोड़ से ऊपर की होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे चेक करनी है। 10 crore immediately preceding the previous year in which purchase of goods is carried out. Not being a person, साथ ही किस पर एप्लीकेबल नहीं है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट स्पेसिफाई फॉर दिस पर्पज सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज स्पेसिफाइड देयर इन। उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन ला करके उनको एग्जाम्प्ट कर दे। ठीक है, तो उन पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा। Where any sum referred in subsection 1 is credited to any account, whether called suspense account or by any other name in the books of accounts of person liable to pay such sum, such credit of sum shall deem to be the credit of such income to the account of pay, and provision of this section shall apply accordingly. अगर आपने किसी सस्पेंस अकाउंट में जो है ये डाल दिए हैं और बाय एनी अदर नेम अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में डाल दिए हैं, तो सच क्रेडिट ऑफ सम मान लिया जाएगा कि आपने उस पे को क्रेडिट कर दिया है और इस सेक्शन के प्रोविज़न वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ दिस सेक्शन, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आती है इन प्रोविजंस को फॉलो करने में, तो जो बोर्ड है विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू कर सकता है। तो वो डिफ़िकल्टी तो जाहिर सी बात है कि जब स्टार्टिंग में ये सेक्शन नया इंट्रोड्यूस होगा तो आएगी, तो उस समय नोटिफिकेशन ला करके क्लैरिफिकेशंस भी दी जाएंगी। तो वो चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे डाल दी है कि कोई भी डिफ़िकल्टी आती है इस सेक्शन को इफेक्ट देने में, तो बोर्ड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से गाइडलाइंस इशू कर सकता है। एवरी गाइडलाइन इशू बाय बोर्ड अंडर सबसेक्शन 3 as soon as after it is issued shall be laid before each House of Parliament and bind रहेगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ पर भी, और जो पर्सन लाइबल है टैक्स डिडक्ट करने के लिए उस पर भी। तो कोई भी गाइडलाइंस आएंगी वो सब पर एप्लीकेबल रहेंगी। द प्रोविजन शैल नॉट बी अप्लाई टू ट्रांजैक्शन। अब ये प्रोविजन जो है वहाँ भी अप्लाई नहीं होंगे। कहाँ नहीं होंगे? टैक्स इज डिडक्टेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। दूसरे एक्ट में आप टैक्स डिडक्ट हो चुका है। Tax is collectible under provision of section 206 other than a transaction to which subsection 1H of 206 apply। ठीक है, अगर टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 206। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन जो आपका कवर होने वाला है 1 जुलाई 2021 से आने वाला है ये सेक्शन। इसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसकी प्रिपरेशन करना बेहद ज़रूरी है। जो भी आपके सेलर हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी 50 लाख से ऊपर की यहाँ पे वैल्यू की परचेज़ हो सकती है, तो उसको आप अलग से मेंटेन करके रखिए ताकि आपको ध्यान रहे कि इन केसेस में आपको TDS डिडक्ट करना है। और अगर आपको पता है कि आपकी सेल इतनी है, जैसे कि इसमें बता दिया गया है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़, तो आपको अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन रखनी है। अगर अभी तक आपका जो भी ट्रेंड है, अगर आपकी सेल जो है वो 10 करोड़ क्रॉस करती ही है और आपके कुछ ऐसे सेलर हैं जहाँ से आपकी परचेज़ 50 लाख से ज़्यादा होती है, तो वो आप अलग से उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखिए ताकि आपसे कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। आपको पता रहे कि इन केसेस में तो मुझे TDS डिडक्ट करना ही करना है। तो इस तरह की प्रिपरेशंस आपको स्टार्ट करनी है धीरे धीरे, तभी इस सेक्शन को जो है के लिए आपको तैयार होना है। हालांकि हम सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस सेक्शन को डेफर किया जाए, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है, नहीं ये डेफर होता है, तो फिर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है और इस सेक्शन के लिए रेडी रहना है। कोई भी अगर आपकी कन्फ्यूज़न है इस सेक्शन को लेकर के, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हालांकि जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है और नोटिफिकेशंस भी आएंगी काफ़ी चीज़ों पर क्लैरिफिकेशन के लिए।